हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम सब पढ़ने वाले क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी ऑफ क्लास 11th इंग्लिश हॉर्नबिल। और इसके हम सारे नोट्स देखने वाले हैं क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं खुद के पर्सपेक्ट से। देन मैं आपको सबसे पहले नोट्स में बता दूं, मैंने कुछ इंपॉर्टेंट हाईलाइट भी कर रखे हैं। एंड ये नोट्स अगर आपने अच्छे से पढ़ लिए, रिवाइज कर लिए, तो ये चैप्टर आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। देन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। द चैप्टर पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ रियल स्टोरी ऑफ ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर। यानी कि ये जो पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी चैप्टर है वो बिल्कुल रियल स्टोरी है ऑथर और उसके ग्रैंड मदर की। तो अब हम पहले तो ये जो चैप्टर का नेम है द पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी, इसका मतलब समझ लेते हैं। द पोर्ट्रेट यानी कि फ़ोटो फ्रेम। तो हमने फ़ोटो फ्रेम्स तो देखी ही होगी काफ़ी सारी, लेकिन यहाँ पे एक लेडी के फ़ोटो फ्रेम की बात हो रही है। क्या सच में यहाँ एक लेडी के फ़ोटो फ्रेम की बात हो रही है? यहाँ पे इनडायरेक्टली कह सकते हैं लेडी के फ़ोटो फ्रेम के बारे में बात हो रही है। तो हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर। द ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमन विथ अ रिंकल्ड फेस। तो अब सबसे पहले तो ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बता रहे हैं कि उनकी ग्रैंड मदर एक ओल्ड वुमन है, यानी कि बूढ़ी है, और उनके फेस पे झुर्रियाँ हैं, रिंकल्ड फेस है उनका। It was hard to believe that she had once been young and pretty, even had a husband. तो जैसा कि हम सबकी दादी होती है रिंकल्ड फेस वाली ओल्ड वुमेन, वैसे ही इनकी भी दादी थी। और इन्हें यानी कि ऑथर को बहुत हार्ड होता था बिलीव करने में जब कोई कहता था कि ये इनकी दादी के बारे में कहता था कि ये कभी यंग और प्रेटी हुआ करती थी और इनके हस्बैंड भी होते थे। ये काफ़ी हार्ड था उनके लिए बिलीव करना, क्योंकि उन्होंने बचपन से उनकी दादी को ऐसे ही ओल्ड वुमेन देखा है रिंकल्ड फेस के साथ में, और उन्हें ऐसा नहीं लगता था कि उनका कोई हस्बैंड भी होगा। लेकिन आगे चल के हमें बताया गया है कि इनके हस्बैंड की फ़ोटो फ्रेम, यानी कि इनके ग्रैंडफादर की, ऑथर के ग्रैंडफादर की भी फ़ोटो फ्रेम लगाई हुई है, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बारे में भी आगे जिक्र है नेक्स्ट स्लाइड में। शी वॉज शॉर्ट, फैट एंड स्लाइटली बैंड। यानी कि वो जो इनकी दादी के बारे में बात चल रही है वो शॉर्ट है, यानी कि उनकी हाइट शॉर्ट है, फैट है यानी कि थोड़ी सी मोटे हैं, एंड स्लाइटली बैंड यानी कि पीछे से झुकी हुई है उनकी कमर, वो थोड़ा सा बैंड होके चलती है। शी यूज टू वॉक अराउंड द हाउस इन वाइट क्लॉथ्स। यानी कि मैंने आपको बताया कि इनके ग्रैंड फादर यानी कि ऑथर के ग्रैंडफादर जो थे उनकी डेथ हो चुकी थी, तो इसलिए उसकी ग्रैंड मदर हमेशा वाइट क्लॉथ्स में रहती थी, क्योंकि पुराने ज़माने में ऐसे जब किसी के हस्बैंड की डेथ हो जाया करती थी तो वुमेन सारी वाइट क्लॉथ्स ही पहना करती थी, जैसे वाइट साड़ी, वाइट सूट्स, इसलिए वो वाइट क्लॉथ्स में ही घूमा करती थी। वो अपने ऑथर अपनी दादी के बारे में इस तरीके से कुछ जिक्र करता है। शी कीप्ड हर वन हैंड resting on her breast and the other hand on was telling the beads of her rosary। तो अब आगे ऑथर हमें उनकी दादी के बारे में और भी बताता है कि वो अपनी एक हाथ को अपने वेस्ट पे रखती थी, यानी कि एक हाथ को उनके कमर पे रखती थी, और दूसरे हाथ में जो अदर हैंड था उसमें वो बीड्स की एक रोजरी को रखा करती थी, यानी कि एक माला, बीड्स की एक माला रखा करती थी अपने पास। यानी कि वो हमें पता है कि वो स्लाइटली बैंड थी, इसलिए वो अपने हाथों को कमर पे रखती थी, और वो एक दूसरे जो अदर हाथ था उनका, वो उनसे रोजरी की जो बीड्स की रोजरी थी वो छाप करती रहती थी, हम कह सकते हैं। इन इंटीरियर डेज द ऑथर एंड हिज ग्रैंड मदर वर गुड फ्रेंड्स। यानी कि बहुत पहले जब ऑथर छोटे थे, पहले की बात है, पहले जब वो ऑथर बहुत छोटे रहा करते थे, उनकी ग्रैंड मदर भी थी जो कि बहुत ही अच्छी फ्रेंड थी उनके बचपन में, ऑथर के बचपन में ग्रैंड मदर जो थी उनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। हिज पेरेंट्स लेफ्ट हिम विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। उसके पेरेंट्स, ऑथर के पेरेंट्स ने ऑथर को ग्रैंड मदर के पास में ही छोड़ दिया था विलेज में, जब वो सिटी में चले गए थे रहने। शी यूज टू वेक हिम अप इन मॉर्निंग एंड गेट हिम रेडी फॉर स्कूल। यानी कि जो ग्रैंड मदर थी, अब ग्रैंड मदर और वो ऑथर यानी कि एक दादी और एक पोता दोनों एक ही घर में रहा करते थे और एक साथ में ही रहा करते थे, इसलिए उसके जो ग्रैंड मदर है वो ऑथर को रोज़ सुबह उठाती थी, उन्हें तैयार करती थी स्कूल के लिए, जो कि बहुत पसंद होता है एक्चुअली दादियों को करना, तो इसलिए वो भी करा करती थी। शी यूज टू पैक द थिंग्स रिक्वायर्ड बाय हिम फॉर द डे एंड सेंड हिम टू द स्कूल दैट वॉज अटैच्ड टू द टेम्पल। यानी कि वो जब स्कूल भेजा करती थी उसको,
तो वो पैक करा करती थी जो भी उसको स्कूल के लिए सामान चाहिए होता है, वो सब उनके जो बैग होता होगा उसमें पैक करा करती थी और उन्हें स्कूल भेजा करती थी, जो कि अटैच्ड था टेम्पल से, यानी कि टेम्पल और स्कूल बिल्कुल अटैच्ड ही थे, चिपके हुए ही थे। शी हैड अ रूटीन ऑफ रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, यानी कि दादी जी का जो रूटीन है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि वो स्क्रिप्चर्स पढ़ा करती थी, यानी कि धार्मिक बातों के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा करती थी, स्क्रिप्चर्स। एंड द ऑथर अलॉन्ग विथ अदर चिल्ड्रन sat on the veranda singing alphabet and morning prayers, यानी कि जो ऑथर थे वो वेरेंडा पे बैठ के अल्फ़ाबेट सिंग किया करते थे, यानी कि गाया करते थे, क्योंकि जो टेम्पल से अटैच्ड ही था उनका स्कूल, तो इसलिए वो टेम्पल के ही वेरेंडा पे बैठ के जो गाया करते थे अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर्स को भी। ऑन देयर वे बैक टू द होम शी यूज्ड टू गिव द स्टील चपातीज टू द स्ट्रीट डॉग्स, यानी कि जब वो दोनों वापस आ रहे होते थे, यानी कि जब ग्रैंड मदर भी उनके साथ में जाया करती थी, टेम्पल रुक जाया करती थी वो, और जब वो वापस आया करती थी उनके पोतों के साथ में तो वो घर आने के रास्ते पर कुछ स्टील चपाती, यानी कि कुछ सूखी रोटियां भी अपने साथ में ले लिया करती थी स्ट्रीट डॉग्स के लिए और उनको खिलाने के लिए। तो वो आते वक्त उन्हें खिलाया भी करती थी स्ट्रीट डॉग्स को, जो स्टील चपाती थी, उनकी पुरानी जो सूखी हुई चपाती थी वो ले लिया करती थी। A turning point arrived in their relationship when his parents called him to live in the city and then things started to change, यानी कि एक टर्निंग पॉइंट अब आता है इस कहानी का, सबसे मेन पॉइंट, टर्निंग पॉइंट, जब ऑथर के पेरेंट्स उन्हें वापस से सिटी में रहने के लिए बुला लेना चाहते थे और उन्हें बुला लिया गया था। द ऑथर यूज्ड टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, यानी कि अब वो सिटी में आ चुके थे और जो ऑथर था वो इंग्लिश स्कूल में, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लग गया था, जिसको भी वहाँ छोड़ने उसकी दादी नहीं जा पाती थी क्योंकि वो एक मोटर बस में जाया करता था। There were no dogs in the street. She no longer accompanied him to the school. She could not help him in studies as everything was in another language which she could not understand. यानी कि अब जब वो शहर में आ चुके थे तो उनकी बिल्कुल लाइफ चेंज हो गई थी, जैसे कि वो मोटर बस में जाने लगा था, उसके साथ में उसकी दादी नहीं आ पाती थी, उधर कोई भी डॉग्स नहीं थे स्ट्रीट में, यानी कि गलियों में, एंड अब वो और भी कंपनी नहीं रह पाई थी उनके स्कूल में छोड़ने जाने के लिए। और वो जो दादी थी वो अपने पोते की स्टडीज़ में भी हेल्प नहीं कर पाती थी, क्योंकि वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाने लगा था उसमें अदर लैंग्वेज में सब कुछ समझाया जाता था, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ था उसकी नोटबुक में, जिससे कि वो नहीं समझ पाती थी दादी और उनसे नहीं बता पाती थी और वो खुद भी नहीं समझ पाती थी। इसलिए शी वॉज डिस्क्राइब्ड दैट देयर वर नो टीचिंग about God and the scriptures, and that's why disappointed the new syllabus। देखो अब वो क्या हुआ, जब दादी को ये पता चला कि वहाँ पे कोई भी अब भगवान की या स्क्रिप्चर्स की, यानी कि गॉड की या स्क्रिप्चर्स की बातें नहीं होती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी, डिसअप्रूव करती थी, इस बात को भी अप्रूव नहीं करती थी और उनके लिए वो सब कुछ नई चीज़ें थी, उनके लिए वो सब कुछ चीज़ें जो यूनिवर्स के बारे में एक्सप्लेन करी जाती थी इंग्लिश में, वो सब कुछ बिल्कुल उनके लिए एक न्यू सिलेबस जैसा था। When the author went to this university, he got a separate room in his house and the bond had broken now, यानी कि जब ऑथर यूनिवर्सिटी में जाने लगा तो उनको एक सेपरेट रूम दे दिया गया उन्हीं के घर में। वो अभी भी थोड़ा दूरी पर ही थे, ज़्यादा दूरी नहीं थी उनके घर के अंदर, लेकिन घर के अंदर उनके रूम में ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनका बॉन्ड एकदम कमज़ोर हो गया क्योंकि अब वो एक रूम में नहीं रहा करते थे, दोनों के सेपरेट रूम हो गए थे। तो इसीलिए grandmother rarely talked to anyone in the house now. She had accept her loneliness
यानी कि अब जो ग्रैंड मदर थी उनका कोई नहीं था, किसी से वो घर में बात नहीं करती थी, उनके पति नहीं थे अब तो, और पति के जाने के बाद में कौन आया उनके लाइफ में, आया उनका पोता, जिनके साथ में वो बिल्कुल वक्त गुजारने लगी। उन्हीं के साथ में उन्होंने एक बॉन्ड सा बना दिया था, लेकिन अब वो बॉन्ड भी बिल्कुल टूट चुका था। अब वो उससे भी बात नहीं करती थी। ब्रेकिंग ब्रेड इनटू पीसेस एंड फीलिंग इट टू द बर्ड्स, यानी कि जो ग्रैंड मदर थी वो स्ट्रीट डॉग्स को तो पहले खिलाया करती थी, लेकिन चपाती, जो सूखी चपाती थी, लेकिन अब वो सिटी स्ट्रीट्स पे नहीं पाए जाते थे, तो उन्होंने सिर्फ ब्रेड्स को टुकड़ों में तोड़कर बर्ड्स को देना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने थोड़ा बहुत अपना टाइम जो है वो बर्ड्स की तरफ में घुमाया। उन्होंने बर्ड्स को ब्रेड्स के पीसेस देना शुरू कर दिया और बर्ड्स से भी एक अजब सा बॉन्ड बना दिया, और वो उनका डेली रूटीन बन चुका था। The birds would sit on her legs, her hands, some even on the shoulders. अब बर्ड्स भी उनसे बिल्कुल घुल मिल गई थी, क्योंकि वो रोज़ वहाँ पे फीड करने आया करती थी, तो वो दादी के पैरों पर, सर पर और यहाँ तक कि शोल्डर पर भी बैठा करती थी, फिर दादी उन्हें भी फीड करा दिया करती थी। When the author decided to go abroad for further studies, she comes to the railway station to leave him off, but not looked sentimental. In fact, she continuously kissed him on the forehead. यानी कि जब ऑथर ने डिसाइड करा कि वो अब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाएगा, और फिर वो जब जाने लगा तो रेलवे स्टेशन पर उसकी दादी भी आई, और उसको ज़रा भी वो बिल्कुल भी सेंटिमेंटल टाइप में नहीं हुई थी। इनफैक्ट वो कॉन्फिडेंटली बहुत अच्छे से अभी भी प्रेयर्स ही गा रही होती थी, एंड किस्ड हिम ऑन द फॉरहेड, और उसने अपने पोते को किस करा फॉरहेड पर। आफ्टर 5 years when he come back home, his grandmother was there to welcome him back, but next morning she got ill. यानी कि जब वो 5 साल बाद में आता है तो वो देखता है कि उसकी ग्रैंड मदर उसके वेलकम के लिए खड़ी है। उनकी ग्रैंड मदर को देख के उसको काफ़ी अच्छा लगा, बट अगले ही मॉर्निंग को वो बीमार हो गई। द डॉक्टर टोल्ड दैट was a mild fever and it would go, but the grandmother told that her end was near. She did not want to waste time talking to someone, so she kept resting her prayers, lying on the bed. यानी कि अब जब वो बीमार हुई तो डॉक्टर ने बोला कि ये सिर्फ एक छोटा सा फीवर है, लेकिन और वो चला भी जाएगा, लेकिन दादी को ऐसा लग रहा था कि वो उनका अंत अब नियर है, यानी कि उनका अंत अब करीब है। तो वो अपना समय वेस्ट नहीं करना चाहती थी, अपने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी, और किसी से भी बोलना भी नहीं चाहती थी, सिर्फ वो अपने मन में अभी भी प्रेयर गा रही होती है। द रोजरी फॉल डाउन फ्रॉम हर लाइफलेस हैंड एंड शी डाइड। जो रोजरी होती है, यानी कि जो माला होती है, वो नीचे बेड के नीचे गिर जाती है, और उनका हाथ जैसे लाइफलेस हो गया हो और वो मर जाती है। ऑल द स्पैरो कुड सी इन द वेरिंडा मर्मरिंग हर डेथ। यानी कि जिस दिन उनका डेथ हुआ उस दिन वहाँ के वेरिंडा पे बहुत सारी स्पैरोज आई, एंड हालांकि मैं आपको इसके आगे बता दूँ कि ऑथर की मदर ने उन्हें भी ब्रेड के पीसेस दिए थे, लेकिन उनमें से किसी ने उसे नहीं खाया, और अगले दिन सफाई वाला यानी कि क्लीनर आया और उन्हें क्लीन करके चला गया। यानी कि अगले दिन तक भी उनमें से किसी भी स्पैरो ने कुछ भी एक ब्रेड का पीस नहीं खाया। यानी कि वो सिर्फ दादी को आखिरी बार देखने और सिर्फ उनको ही देखने आई होती है। तो यहाँ पे हमारी ये प्यारी सी स्टोरी ख़त्म होती है इस चैप्टर के साथ। तो ये आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी स्टोरी, एंड आई होप मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, बाय बाय। एंड या आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं।